हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। माय नेम इज़ अनिका और आज से हम आपके साथ में एमसीक्यू रिवीजन सीरीज जो कि आपके आने वाले एचएस प्रीलिम्स के लिए है वो स्टार्ट की जा रही है। आपके साथ हम 10 to 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे और आपके एचएस प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन इन क्वेश्चंस को किया जाएगा। बहुत कम टाइम में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was significant because it established a central administration in India, created the position of Governor General, introduced a system of dual government। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ जो पेपर में कंफ्यूज करती है, ये जो एक्ट है, ये जो 1773 है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि 1772 था क्या। तो 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फर्स्ट जो पहला फैक्ट है आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट पढ़िए कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया क्या रेगुलेटिंग एक्ट में। चलो पहले यही बता देती हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें क्या बढ़ रहा था, करप्शन, ठीक है। तो इस करप्शन को रेगुलेट करने के लिए क्या लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो करप्शन है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। अब जैसे ही एक्ट आया वैसे ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में उसकी फाउंडेशन हो जाती है, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करने लग पड़ी है अब रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसको रिपोर्ट करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके साथ ही जो द क्रिएटेड द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल, जी हाँ, पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल गवर्नर था बंगाल का, अभी क्या बन गया इस एक्ट से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और क्या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेकर आया था, नहीं, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये एक्ट नहीं लेकर आया था। इस एक्ट में आपको बनाया गया था सिर्फ सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो आपका सारे के सारे जो मिलिट्री अफेयर्स हैं, जो रेवेन्यू अफेयर्स हैं, जो सिविल अफेयर्स हैं, उन सभी को कौन देखेगा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। और ये जो डुअल गवर्नमेंट है ना, ये तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस्टेब्लिश की थी 1765 में बंगाल में, ठीक है, जो 1772 तक चला था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है आपकी सही, पहली और सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बना था, इस्टेब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एम्ड टू, फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, टू अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी, टू इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि क्या एम था पिट्स इंडिया एक्ट का। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, और जो क्यों आया था, जो शॉर्ट कमिंग्स थी ना रेगुलेटिंग एक्ट में, उन शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। तो रेगुलेट करने के लिए तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करने के लिए ये एक्ट नहीं आया था। पिट्स इंडिया एक्ट तो शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने के लिए आया था। इस्टेब्लिश डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नहीं, इसके लिए तो 1858 का एक्ट आया हुआ है, ये कहाँ से आ गया। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो है वो आपके इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोई भी क्वेश्चन आपका सही नहीं है इसमें, स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट में एक तो रेगुलेट करने के लिए आया था शॉर्ट कमिंग्स को। इन्होंने इस एक्ट के द्वारा क्या किया, जो कमर्शियल फंक्शंस थे और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको क्या किया, अलग किया, ठीक है। कैसे अलग किया, जो सीओडी था, शो रेगुलेटिंग एक्ट में था, जो सारे अफेयर्स को देख रहा था, अब ऐसा नहीं है। अब सीओडी क्या करेगा, जो सिर्फ रेवेन्यू अफेयर्स हैं, रेवेन्यू के अफेयर्स हैं, उनको देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और जो आपके मिलिट्री अफेयर्स हैं और जो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स हैं और मिलिट्री अफेयर्स हैं, उनको कौन देखेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो इस एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी
बनाए गए। इसके अलावा एक और चीज़ इस एक्ट में हुई थी, इस एक्ट में जो मद्रास की प्रेसिडेंसी है और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है उसको सबॉर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, फिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो चार्टर एक्ट 1833 है, उसके फीचर्स आपके सामने पूछे हुए हैं। ठीक है, आज के सेशन से आपकी जो एक्ट्स हैं, ये जो लेजिस्लेशंस हुई थी, ये आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इसको रिपीट करके भी वीडियो को देखोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो, डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे यहाँ से। ठीक है, 1833 का जो एक्ट है उसमें क्या क्या हुआ था। तो 1833 का जो एक्ट है उसमें सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड। कैसा हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को क्या ख़त्म किया गया था। इसके अलावा मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लॉ कमीशन। ठीक है, तो देखिए जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो लॉ कमीशन बनाया गया था, ठीक है, और इंडियन लॉज को क्या किया था, कोडिफाई भी किया गया था इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, साथ में एक और बात ध्यान में रखना कि जो स्लेवरी है, स्लेवरी थी उस टाइम पे प्रेवलेंट स्लेवरी, उसके लिए स्टेप्स उठाए गए। हालांकि इसमें अबॉलिश नहीं किया गया था स्लेवरी को इस एक्ट के द्वारा, 1842 में स्लेवरी जाके ख़त्म होती है, लेकिन इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है, लॉ कमीशन आ गया, इंडियन लॉज कॉडिफाई हो गए। ठीक है, स्लेवरी के लिए अटैम्प्ट हो गया। फिर उसके अलावा क्या था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बना था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था सबसे पहला जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट उसमें। अब क्या किया कि इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, इसको रीनेम करके क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो मोनोपली जो है वो ख़त्म कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इसको क्या बना दिया, अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, इसके कमर्शियल फंक्शंस को एंड करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। अब मोनोपोली को ख़त्म करने का मतलब क्या है कि इंडियन मार्केट जो थी उसको ओपन कर दिया ट्रेड के लिए, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो 1833 में ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शलाइजेशन एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेंट्रलाइजेशन जो है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और इंडिया में क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, इस एक्ट से क्या पता चल रहा है कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आपको बात समझ में आ गई कि 1833 में क्या हुआ, लॉ कमीशन बना, लॉज कॉडिफाई हो गए, स्लेवरी के लिए स्टेप्स लिए गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, तो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई, और जो प्रेजेंट डे का जो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिखता है ना इंडिया में, वो इसी एक्ट से जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स जो थी करेक्ट थी इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन काउंसिल एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडियंस इन द मेंबर ऑफ काउंसिल। ठीक है, उसके अलावा इस्टेब्लिशिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, जी नहीं, ये 1909 का जो एक्ट था उसमें। ठीक है, इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंसेस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 1861 का एक्ट था उसमें क्या क्या हुआ था। 1861 का जो एक्ट था उसमें सबसे पहले क्या किया कि जो काउंसिल है ना, काउंसिल किसकी, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको क्या किया, एक्सपैंड किया। ठीक है, एक्सपैंड करने का मतलब क्या है
कि इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ गई, ठीक है। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड कर दिया, तो ए स्टेटमेंट तो आपकी सही है। इसके अलावा इस एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। जो प्रेजेंट पोर्टफोलियो सिस्टम होता है ना, वो 1861 के एक्ट में आया। उसके अलावा ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था कौन? वाइसरॉय, विदाउट कंसल्टिंग। ये जो काउंसिल है ना, ये काउंसिल, इसको कंसल्ट किए बिना ही ऑर्डिनेंस जो है वो वाइसरॉय लेकर आ सकता है, ठीक है। तो वाइसरॉय की पावर आप देख रहे हो। तो 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम बना, ऑर्डिनेंस बना, जो है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो बढ़ गई। इसके अलावा क्या हुआ 1861 के एक्ट में? जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन वो स्टार्ट हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे? जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया था, तो उनको अगेन डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। वो कंट्रोल जो बंगाल का था उसको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है, और रिज्यूम कर दिया गया उनकी पावर्स को। इसके अलावा ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इन प्रोविंसेस, ये बनी थी किस प्रोविंस में बनी? एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनी, एक पंजाब में बनी थी, और एक बनी थी आपकी बॉम्बे में, बॉम्बे, ठीक है। तो आपके पास ए और सी दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके बारे में बताइए आप। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जी हाँ, ये तो इसका नाम ही है दूसरा, है ना, इसका तो दूसरा नाम ही है ये। दूसरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाई कैमरलिज्म, यस, सेंट्रल लेवल पर बाई कैमरलिज्म आया। और प्रोविंशियल लेवल पर क्या आई थी? प्रोविंसेस में क्या आई थी? डायरकी। प्रोविंसेस में क्या आई? डायरकी आई। इसका क्या मतलब है? जो सब्जेक्ट थे उसको रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट इसने बना दी। ये देखो यहाँ पर लिखे हुए डायरकी आई थी। इसमें क्या है कि रिजर्व सब्जेक्ट थे और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रखे थे। रिजर्व सब्जेक्ट थे जो गवर्नर, जो वाइसरॉय है वो खुद करेगा उसके ऊपर काम, और यहाँ पे मिनिस्टर्स की सलाह ली जाएगी, और ये मिनिस्टर्स रहेंगे लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो डायरकी प्रोविंसेस में आई, सेंटर पे बाई कैमरलिज्म आया, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म उनको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हुई थी? 1919 के एक्ट में। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आपके पास सही आंसर है, ठीक है जी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ना, उसकी तरफ ये स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसकी तरफ ये स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिए, लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपको मैं आगे अगले क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं कि HAS NT एलाइड के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। यहाँ आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, डाउट सेशंस आपके लिए जा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, मॉक टेस्ट आपके लिए जा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका चल रहा है। तो अगर आप लर्निंग हिमाचल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों सिग्निफिकेंट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जी हाँ, जो प्रोविंशियल डायरकी थी वो आई थी 1919 के एक्ट में, अभी देखा हमने, और यहाँ पर दे दी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और जो डायरकी थी ना वो सेंट्रल डायरकी, सेंटर में शिफ्ट हो गई थी 1935 के एक्ट में, और प्रोविंसेस को दे दी ऑटोनॉमी। फेडरल कोर्ट बना था किस चीज़ के लिए? सेंटर और स्टेट के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। इंक्लूडेड अ प्रोविजन फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया, यस, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, जिसमें क्या होगा, ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स होंगी, प्रिंसली स्टेट्स होंगी, सारी आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? एक फेडरल सिस्टम बनाएंगी। और फेडरल सिस्टम आपको पता है ना, जिसमें सेंटर होगा, स्टेट होगा, और ये डिराइव करेंगे अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम की बात हुई थी, लेकिन ये ऑल इंडिया फेडरेशन कभी आई ही नहीं एग्जिस्टेंस में, ठीक है। बात हुई है, ये तीनों बातें हुई है, ये भी हुई है, लेकिन ये वाली जो है वो कभी हुई नहीं। इसके अलावा क्या हुआ 1935 के एक्ट में? इसके अलावा क्या हुआ,
बाईकैमरलिज्म आपको पता है कि अपर हाउस और लोअर हाउस आया, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंचाइजी थी वोट करने की जो थी उस परसेंटेज को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था रिक्रूट करने के लिए सिविल सर्वेंट्स को। आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो क्या क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है ये एक्ट जो है ना आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो सेल्फ गवर्नेंस है उसकी तरफ में ये स्टेप है। और दूसरा आपको याद होगा कि ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। काफ़ी सारे मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें हैं या मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गए या गवर्नर वाला जो चीज़ है या इमरजेंसी के प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या है आपके पास करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following act is associated with introduction of the system of डायरकी? डायरकी का सिस्टम जो है प्रोविंशियल लेवल पर किस के द्वारा आया था? तो अब तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने रेगुलेटिंग एक्ट भी डिस्कस कर लिया है, 1919 का एक्ट भी डिस्कस कर लिया, 1935 का एक्ट भी डिस्कस कर लिया और 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। सारे के सारे एक्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी जो आई थी वो 1919 के एक्ट में आई थी, ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेड टू द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये एक्ट आया कब था, इससे पहले क्या हुआ है 1858, तो 1857 में क्या है, रिवोल्ट हुआ है ना, रिवोल्ट हुआ है। अब उसी के कारण है कि माना जा रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज, उनका जो बढ़ता हुआ करप्शन है उसके कारण में इंडिया में क्या हो गया, रिवोल्ट। और अब क्या है, क्वीन ने कर दी है प्रोक्लेमेशन कि हम डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में, क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल। और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा क्राउन को, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो पहली स्टेटमेंट जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ट्रांसफ़र द पावर फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ये गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी से गई थी ब्रिटिश को पावर, उधर से आई थोड़ी थी इधर को। तो अगली स्टेटमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ये देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसके अलावा तो सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है, इसके अलावा इंडियन रूलर्स, सिर्फ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके अलावा क्या हुआ 1858 के एक्ट में, जो आपके हमने अभी पढ़ा ना कि BOD थे, BOD जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में आया था, और COD थे जो रेगुलेटिंग एक्ट में आया, इन दोनों को क्या किया, ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर क्या आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको असिस्ट कर रही है 15 मेंबर्स की काउंसिल, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको बिठा दिया इंडिया में, ठीक है। अब इसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चला हुआ है ना अभी तक, उसको बोलेंगे वाइस रॉय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चला हुआ था सॉरी अभी तक, उसको बोलेंगे वाइस रॉय, ठीक है। तो और जो एनेक्सेशन पॉलिसीज थी वो ख़त्म कर दी। अब ये जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये कौन थे, लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली, स्टैनली, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपके पास में, विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया? कौन सा एक्ट था जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इंडिया में उसको लेकर आए थे, ठीक है। तो आपके पास हमने कौन कौन से एक्ट जो है वो डिस्कस कर लिए, हमने कौन कौन से एक्ट अभी डिस्कस कर लिए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट हमने डिस्कस कर लिया, इंडियन काउंसिल एक्ट हमने डिस्कस कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। तो जो आपने आपको बताया था ना कि जो आइडिया ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कहाँ से आया था,
लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका आइडिया कहाँ से आया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज नोटेबल फॉर। 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? 1853 का जो एक्ट है, ये वाला एक्ट, ठीक है। तो इस क्यों जाना जाता है? तो अबॉलिशिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ये हमने देख लिया कि कौन से एक्ट में अबॉलिश हुई। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज, यस, ओपन कंपटीशन कर दिया था, ओपन कर दिया सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए भी। पहले क्या हो रहा था, रिकमेंडेशन बेसिस पर रिक्रूटमेंट किया जाता था। अभी क्या हो रहा है, इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओपन हो गया 1853 के एक्ट में। ये स्टेप्स जो है वो लिए गए थे 1833 के एक्ट से, लेकिन 53 में इसको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ। इस्टेब्लिशिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया, पिछले क्वेश्चन का है ये, ठीक है। तो इसके अलावा 1853 के एक्ट में और क्या क्या हुआ था? इसके एक्ट में गवर्नर जनरल की जो है वो काउंसिल बनी, ठीक है। गवर्नर जनरल की काउंसिल बन गई थी, ओपन कंपटीशन हो गया। जो मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो इस एक्ट के द्वारा आया था। जो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इस एक्ट की आउटकम है, ठीक है। उसके अलावा लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। क्या मतलब है इसका? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुई। लोकल्स जो है उसमें इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या क्या हुआ है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। और इस एक्ट की ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो आपको बताऊँ, ये जो चार्टर्ड एक्ट आप देख रहे हो, चार्टर्ड एक्ट इतना, चार्टर्ड एक्ट इतना, 1833 का, 1813 का, 1853 का, तो ये जो था ना, ये चार्टर्ड एक्ट की सीरीज़ में ये लास्ट चार्टर्ड एक्ट था। याद रखना है आपने, लास्ट चार्टर्ड एक्ट कौन सा था? 1853 का। इसका मतलब क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो उसको रीन्यू किया जा रहा था ना बार बार, उसको तो ख़त्म ही कर दिया गया था। और अभी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कभी भी टेक ओवर कर सकती थी, ठीक है। तो टेक ओवर कर भी लिया था 1853 में। तो ये याद रखना है आपने, इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। और ये थे आज के 10 क्वेश्चन। सो अब हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको रिवाइज करना, देखना, और फिर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।